हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने सेट नंबर 8 कंप्लीट किया हुआ है। चैनल पर विजिट करिए, आपको वहाँ से सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, आप वहाँ से भी सारी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो, आप देख सकते हो। आज का जो सेशन होगा वो हम सेट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वर्णात्मक क्वेश्चन जो है उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो बने रहिए अंत तक, गारंटी दिलाता हूँ अंत तक अगर आप बने रहे तो सारे क्वेश्चंस, सारे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। आप खुद उसको बनाओगे, आप खुद उसको फील करोगे अगर आपने लास्ट तक पूरा सेशन बिना स्किप करे हुए देखा, है ना, ये गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान होगा। ये हमसे पूछा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि हम साइन स्क्वायर 90 में से यदि हम 61 माइनस कर दें, 90 में से कितना माइनस कर दिया, देखिए ये कितना है 90, और यहाँ से हम 61 माइनस कर देते हैं। हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया, 9 बचा, क्लियर। 8, 8 में से 6 गया, है ना, 1 इधर चला गया, 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, 29 बचेगा। वही चीज़ आपके पास 29 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 29 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, मतलब 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 29 डिग्री को हमने 90 डिग्री माइनस का 61 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए प्लस, इसको हम ऐसे ही लिखे रहते हैं ना, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। आगे देखिए, अब यहां पर आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या मालूम होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर है, कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पर आपके पास ये है, थीटा के प्लेस पर क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर ये है, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 61 डिग्री, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। आपने एक चीज पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसी चीज़ आपने कहीं पढ़ी है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख रहे हो ये सेम है ना,
यहाँ पर थीटा थीटा, यहाँ पर देखो क्या है 61 डिग्री, यहाँ पर क्या है 61 डिग्री। इसका मीनिंग है कि इसको भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म का आपको दिख रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो 1 है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको आपको इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से ही इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको उसी से ही बताना पड़ेगा। हम चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। 2x² माइनस का 3 √2x प्लस 9/4। ए बी ऑप्शन है x² प्लस x 5 = 0। सी x² प्लस 3x प्लस 2√2, है ना। और अगला ऑप्शन है वो 5x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन से ही आपको यहाँ पर आपका आंसर बताना है ना। आपको मालूम है जब आपको द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर इस बात आपसे बात की गई होगी कि कब मूल वास्तविक होते हैं, असमान मूल कब होते हैं, समान मूल कब होते हैं, और कब द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होते। तो ये सारा डिस्कस आपसे वहाँ पे किया गया होगा। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको डी निकालना पड़ता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपको डी निकालना पड़ता है। डी से ये निर्धारण होता है, किस चीज़ का निर्धारण डी से होता है, अगर डी जो कि डी बराबर b² - 4ac होता है, आपको डी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये पता करने के लिए कि मूल वास्तविक हैं, भिन्न हैं, समान हैं, असमान हैं, कि जो है इसके कोई मूल नहीं है, काल्पनिक मूल हैं, है ना। ये चीज़ अगर आप इसका निर्धारण करना चाहते हो तो आपको डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये कहने का मीनिंग हमारे पास, यदि डी 0 से बड़ा आता है, डी की वैल्यू क्या आती है 0 से बड़ी आती है। 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आता है, सो ऑन, है ना। तो अगर इस तरीके से आता है तो इसका मीनिंग है कि जो मूल होंगे द्विघात समीकरण के, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे। बात क्लियर, भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। यदि डी बराबर 0 आ जाता है, डी बराबर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इसका मीनिंग मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होंगे, मतलब दो समान मूल आएंगे। जैसे एक √2 आया तो दूसरा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, एक √2 है तो दूसरा भी √2 ही होगा, मतलब दो समान मूल आएंगे। बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए आप, है ना। मैंने पहले कहा कि यदि d 0 से बड़ा हुआ तो d जब 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न होंगे।
यदि d बराबर 0 हुआ इसका मतलब ये हमको पता चल रहा है कि उसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और समान मूल हैं। क्या है? समान मूल। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हुई, d की वैल्यू क्या हुई? ये भी तो हो सकता है ना। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हुई इसका मीनिंग ये बताया जा रहा है आपसे कि अगर d का मान 0 से छोटा हुआ मीनिंग -1, -2, -3, -4 ये अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमको देखना है। तो हमको क्या पता करना है? हमको ये पता करना है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं इसमें d का वो मतलब d जो है किसमें 0 से बड़ा आता है। बस आपको ये चेक करना है क्योंकि 0 से जहाँ पर बड़ा हो गया वहीं पर मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलो सबसे पहला लेते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंपैरिजन कराओ, जो मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, यही तो होता है ना। ax² + bx + c यही होता है। तो a के प्लेस पे क्या है आपको दिख रहा है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a के प्लेस पे 2 है। आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, है ना। जहाँ पर आपको मिल जाए तो लिख दीजिए सारे, और ना चेक करिए। आपको जैसे जैसे आपको मिल रहा है आप इसको अपने माइंड में भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बताने के लिए मैं पूरा प्रोसेस करूँगा। अदरवाइज़ आप इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से आप, ठीक है ना। और ज़्यादा समय नष्ट ना करके आप फटाफट टिक करके आगे निकल सकते हो। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप चीज़ें कर पाओगे, ना नहीं कर अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप, है ना। बी क्या है? बी जो है -3√2 है। सी क्या है? सी बराबर 9 कितना है? 4 है। बिल्कुल क्लियर है। डी निकालते हैं। डी बराबर अभी जस्ट हमने बताया b² माइनस क्या होता है? 4ac होता है, ठीक है। बी हमको दिख रहा है ना, -3√2 स्क्वायर लगा दिया है ना, -4। ए आपको दिख रहा है, ए कितना है? 2 है। ए कितना है? 2 है। सी आपको कितना दिख रहा है? 9/4 दिख रहा है। अब ये देखो, ये तो यहाँ से कट जाएगा, बात बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9, 3 तियाँ 9, और स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3 तियाँ 9 और स्क्वायर है तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। माइनस यहाँ पर 2 × 9 है ना, यही तो ना, 2 × 9। डी बराबर ये आपके पास 18 आ गया, माइनस का ये भी 18 आ गया, मतलब ये कट गया, बराबर 0 आ गया। इसका मतलब d बराबर 0 आया। अभी जस्ट हमने आपको बताया है, जहाँ पर d बराबर 0 होता है मूल वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ मूल समान होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है कि आप वास्तविक देख करके टिक करके निकल जाओ, चलो d बराबर 0 आ गया कि मूल वास्तविक होंगे। आपको यहाँ पर देखा भिन्न वास्तविक मूल है, मतलब शब्दावली भी पकड़ना है आपको, ठीक है ना, अन्यथा आप अदरवाइज गलत कर दोगे आप। वास्तविक देखा तो वास्तविक तो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन भिन्न नहीं होंगे, समान होंगे। तो ये तो पहला ऑप्शन आपके पास कट गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है ना। अगले क्वेश्चन, अगला लेते हैं, उसके बाद बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका चाहो तो। आगे देखिए, अगला है बी। यहाँ से आप देखना चाहोगे तो ABC हम फिर से यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए, A क्या है यहाँ पर? 1 है। B क्या है? 1 है। C क्या है? -5 है। बात बिल्कुल सही है। चलिए, D बराबर b² - 4ac। B बताओ कितना है? 1 है। बात बिल्कुल सही है, -4। A क्या है? 1 है, बिल्कुल सही है। और बताइए C क्या है? -5 है। दिख रहा है आपको? जैसे जैसे जो दिया बस वही मैं लिखते चला जा रहा हूँ फटाफट, है ना। ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस और माइनस प्लस, और ये 5 चौक 20। D बराबर कितना आ जाएगा? 20 से 21। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो D जो है वो 0 से बड़ा है। आपको दिख रहा है ना, D बराबर 21 आया, मतलब 0 से बड़ा आया। तो जब 0 से बड़ा आया इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? भिन्न होंगे। बात समझ में आ गई ना। मूल वास्तविक हमने बताया D अगर 0 से बड़ा हुआ इसका मतलब मूल वास्तविक और क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन
इसके हिसाब से बिल्कुल क्या सही है, भिन्न वास्तविक मूल हैं। यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है ना, बात बिल्कुल क्लियर है। और ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि और नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगे। अगर ये नहीं आना चाहिए, डी का मान 0 से बड़ा नहीं होगा, इसमें आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, ये x² + x - 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो अगला ऑप्शन हम दिखा देते हैं आपको। a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2√2 दिख रहा है आपको। c बराबर कितना है, 2√2। देखो b कितना है, 3 है ना, a कितना है 1, c कितना है ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ से √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जरा ध्यान से समझना है ना। देखो b बराबर कितना था, 3 था, बात बिल्कुल सही है। -4a, a बराबर कितना था, 1 था, बिल्कुल सही है। और c आप देख रहे हो तो 2 कितना है, 2 है, तो 2 है ना, 4 दूनी 8, 8 √2 और ये 3 × 9 हो गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि सर जी ये तो छोटा है, 9 में से 8 घटाओ, आप 9 में से 8 √2 घटाओ तो आपको जो है पॉजिटिव ही मिलेगा, कुछ 0 से बड़ा ही मिलेगा। ऐसा है, ऐसा आपको दिखने से पता चल रहा होगा ना, ये 9 है, ये 8 √2 है, तो कुछ कम आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं ना। देखो √2 का देखो आप, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, √2 को क्या बोलते हैं हम, 1.414। √2 को हम क्या बोलते हैं, √2 का जो मतलब होता है वो 1.414 होता है। क्या होता है √2 का मतलब, क्या होता है 1, इसका जब वर्गमूल आप निकालोगे √2 का तो 1.414। अब आप देखिए d बराबर 9 माइनस, देखो 8 चौक 32 है ना, 32 के 2 हासिल कितना बच गया 3, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल बच गया 3, 8 का नाम 8, 8 3 11 हासिल बच गया 8 का नाम 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हासिल बच गया 1 है ना, 8 चौक 32, 32 से कितना हो जाएगा 33 हासिल बच गया 3, हासिल कितना बच गया 8 चौक 32, 32 से कितना हो गया 33 हो गया, 1 हासिल बचा था, अब 3 बच गया। अब 8 का नाम यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11। कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 3, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे इसको। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि d बराबर कितना आ गया, d बराबर, अब आप देखो 11.312, अब इसमें से कितना घटाना है आपको, 9 क्या कर देना है, माइनस कर देना है ना। अब आप देखो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 1 आ गया है ना, और यहाँ से आपके पास 3 आ गया ये, और यहाँ से आप देखोगे 11, 11 में से 9 गया और 9 2 कितना बचेगा आपके पास 11 बच जाएगा है ना। यहाँ पर कुछ बचा नहीं है आपके पास, तो देखो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 11 के 1 और यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा माइनस। अब देखो 9 में से 11.312 घटा रहे हो आप, यहाँ पर तो आपको लग रहा था कि ये तो छोटा है, आपको क्या दिख रहा था कि 9 माइनस 8 √2, इसका मतलब 9 तो ज़्यादा है, 8 √2 ये तो कम होगा। लेकिन आपको जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या निकल गया 11.312। अब ये 9 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, 11.312 बिल्कुल ज़्यादा है ना, और 2 से कुछ ज़्यादा है, 2 से देख रहे हो ना आपको, ये माइनस में चूंकि ये बड़ा है इसलिए साइन माइनस लगेगा, तो माइनस का 2.312 ये निकल के आया। इसका मतलब d जो आया वो 0 से छोटा आया, d आया क्या है d 0 से छोटा आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके मूल काल्पनिक हैं,
मूल क्या है, काल्पनिक है, यानी कि जब आप इसके मूल निकालोगे तो आपको काल्पनिक मूल मिलेंगे। लेकिन क्या हमसे प्रश्न बोला हुआ है, भिन्न वास्तविक मूल है। हमने इसको भी देखा, d बराबर 0 आया, मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। यहाँ पर भिन्न की बात की तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा था क्योंकि d बराबर 0 से बड़ा आ रहा था, तो हमको मालूम है कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है मूल वास्तविक और क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर d जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा, इसका मतलब यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे। तो ये भी शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, और नहीं होंगे ये, और निकल आया तो ये और होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको आपकी संतुष्टि के लिए आपको ऐसा करा रहा हूँ, मैं और आपको दिखा देता हूँ, अगला भी बता दूँ, ठीक है। समय जरूर लग रहा है लेकिन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी हमेशा के लिए आपके पास, ठीक है। आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए a कितना है, 5 है, b कितना है, -3 है, c कितना है, 1 है। सही बात है, d बराबर, ये देखिए b कितना है, -3, d कितना है, -3 का -3 है ना, स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a कितना है 5, c कितना है 1, d, ये आपके पास 9 हो गया। ठीक बात, ये 5 चौक 20 हो गया, और यहाँ से माइनस का 11, और यहाँ भी आपको दिख रहा है d जो है वो 0 से क्या है, छोटा है ना, d लेस देन 0 है ना, d जो है वो 0 से छोटा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। ऑप्शन यही है आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही था, बाकी ऑप्शन इसके वजह से भी गलत होंगे, लेकिन मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है, कि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा जिसमें डी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है, और हर जगह आपको डी जो है, एक जगह डी बराबर 0 आ गया, और डी जो है वो 0 से छोटा ही रहा और सारे ऑप्शन में। उम्मीद है कि इतने डिस्कशन से आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कब हमसे पूछे मूल समान है तो हम वो कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। मूल इसके वास्तविक और भिन्न है तब हम उस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। मूल इसके काल्पनिक कब होंगे तो उस कंडीशन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने चीज़ें आपसे साझा कर दी, आपसे चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। इसको प्रश्न से ही हम सॉल्व करेंगे। क्या आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, आपको दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। क्षेत्रफल का अनुपात आपसे क्या करा पूछा हुआ, दोनों समरूप त्रिभुज के। त्रिभुज क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज की बात करी गई है और वो दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप है ना, और समरूप हैं। और इसमें यह भी बोला हुआ है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्या कहा, एक बार रिपीट करता हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है, कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन बन गया। देखते ही इसका तो आंसर आप देख के ही कर दियोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा नहीं, इसका आंसर आया नहीं,
क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक बार रिपीट करता हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि आपके पास, जिसे हमने कहा एक का समरूप, चलो हम एक बना देते हैं, एक त्रिभुज आपके पास ये है ABC, एक आपके पास ये है PQR, है ना? तो यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ किसका है? त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? देखो 2:3 अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखो अनुपात दिया हुआ है ना 2:3, इसका वर्ग कर दिया, अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है सम दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप देख रहे हो एरिया ऑफ त्रिभुज, ये सीधे कॉन्सेप्ट है ना? कितना हो जाएगा? 4 और ये आपके पास, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पाथ बराबर 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 4:9 है, यानी कि 4 अनुपात कितना है? 9 है। इसका बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको सीधा मैंने क्या बताया था, आपको कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। बात बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ।